नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बीए परीक्षा में बिना पढ़े पास होने का तरीका क्या है। दोस्तों अगर आप तैयारी नहीं कर पाए हैं, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं किए हैं, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करके आप परीक्षा के अंदर पास हो जाएंगे। तो दोस्तों आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि कॉपी चेक करने वाले जो एग्जामिनर होते हैं आपको नंबर कैसे देते हैं। दोस्तों देखिए, कॉपी चेक करने वाले जो एग्जामिनर होते हैं वो आपकी कॉपी के अंदर 3-4 चीजें चेक करते हैं और 3-4 चीजें चेक करने के बाद ही आपको नंबर देते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपकी कॉपी के अंदर चेक होता है आपका हेडिंग। दोस्तों अगर आप सभी प्रश्नों का हेडिंग अच्छे तरीके से लिखे हैं तो आपको नंबर मिलता है, अच्छा खासा नंबर मिलता है। दोस्तों दूसरा चीज चेक होता है आपका लिखावट। अगर आपकी लिखावट अच्छी है, आपकी राइटिंग अच्छी है, आप सभी प्रश्नों का उत्तर अच्छे तरीके से लिखे हैं, आपकी राइटिंग बहुत अच्छा है, तो आपको अच्छा नंबर मिलता है। और तीसरा चीज चेक होता है दोस्तों आपका जो प्रश्न है, यानी कि आपने सभी प्रश्नों का उत्तर लिखा है कि नहीं लिखा है, कहीं आपने किसी प्रश्न को छोड़ा तो नहीं है। और अगर आपने किसी प्रश्न को नहीं छोड़ा है, सभी प्रश्नों का उत्तर दिया है, तो दोस्तों आपको अच्छा खासा नंबर मिल जाता है। तो दोस्तों एक बात अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि अगर आपने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया है और अगर आपकी लिखावट भी अच्छी है और आपने हेडिंग अच्छे तरीके से लिखा है, तो आपको दोस्तों पूरा नंबर मिलता है, आपका नंबर नहीं करता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपको बिना पढ़े पास होना है तो एक बात आपको क्लियर करना होगा कि आपको जो है कॉपी के अंदर पूरा प्रश्न करना होगा और कॉपी को भरना सीखना होगा। दोस्तों देखिए, पहला पॉइंट आपको क्लियर कर लेना होगा। पहला पॉइंट ही यहाँ पे है कि आपको कॉपी भरना सीखना होगा। दोस्तों देखिए, अगर आप कॉपी भरना सीख गए, यानी कि कॉपी के अंदर जितना भी प्रश्न आता है, अगर आप सभी प्रश्नों के उत्तर लिखना सीख गए, तो आपको पास होने से कोई नहीं रुकेगा। दोस्तों आप यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, और आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि सभी प्रश्नों के उत्तर लिखना है, पूरा अच्छे तरीके से लिखना है, और मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है तो मैं कैसे लिखूंगा। दोस्तों देखिए, आप कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं, कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको क्लियर हो जाए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ और मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, अगर आप उसको फॉलो कर दिए तो आपको पास होने से कोई नहीं रुकेगा। दोस्तों देखिए, आपको कॉपी भरना सीखना होगा। अब कॉपी भरना सीखने के लिए आपको क्या करना होगा, 3 पॉइंट को पहले समझ लेते हैं। दोस्तों देखिए, 3 पॉइंट को पहले समझिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आगे क्या करना है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्रश्न के अनुसार हेडिंग लिखना है और प्रश्न से मिला जुला के लिखना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है दोस्तों, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसमें 7 से 8 हेडिंग आपको लिखना है। यानी कि जो भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है, जिसका नंबर ज़्यादा होता है, जिसमें ज़्यादा नंबर मिलता है, उसमें आपको 7 से 8 हेडिंग आपको लिखना है। और तीसरा पॉइंट ये है कि दोस्तों जो भी प्रश्न से संबंधित आपके दिमाग में आता है उससे लिख डालिए, सोच विचार मत कीजिए। दोस्तों देखिए, परीक्षा के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे लोग सोच विचार करते हैं कि इस प्रश्न के उत्तर में मैं क्या लिखूं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपके दिमाग में उस प्रश्न से संबंधित जो भी विचार है, जो भी उत्तर आपको याद है, उस प्रश्न के अंदर आपको लिख डालना है। आपको ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा सोच विचार करेंगे तो आपका समय व्यर्थ जाएगा, इसीलिए आपको ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है। उस प्रश्न से संबंधित आपके दिमाग में जो भी आता है उसको लिख डालना है। तो ये 3 पॉइंट पहले आपको क्लियर कर लेना है। पहला है कि प्रश्न के अनुसार हेडिंग लिखना है, दूसरा है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपको 7 से 8 हेडिंग लिखना है, और तीसरा है कि जो भी आपके दिमाग में आता है उसको लिखना है। दोस्तों ये 3 पॉइंट पहले मैं आपको क्यों बताया, क्योंकि अगर आप 3 पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। अब दोस्तों आप यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर मुझे ना तो हेडिंग लिखना आता है, ना ही मुझे किसी प्रश्न का उत्तर याद है, और ना ही मेरे दिमाग में कोई क्वेश्चन या आंसर याद आता है परीक्षा के समय में। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको पहले बता दूंगा कि आपको हेडिंग कैसे बनाना है, आपको कॉपी कैसे भरना है, और आपको किस तरीके से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंदर 7 से 8 हेडिंग बनाना है। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि कॉपी कैसे भरा जाता है परीक्षा के अंदर, और परीक्षा के अंदर हेडिंग कैसे बनाया जाता है। दोस्तों देखिए, मान लीजिए कि आपके परीक्षा के अंदर कोई प्रश्न आ गया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं प्रश्न आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए परीक्षा के अंदर आपका कोई प्रश्न आ गया कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन तथा उसकी कृतियों का वर्णन कीजिए, क्या वह महान शासक था। दोस्तों मान लीजिए परीक्षा के अंदर आप बैठे हुए हैं, आपको कुछ नहीं आ रहा है, आपके सामने ये प्रश्न आ गया कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन तथा उसकी कृतियों का वर्णन कीजिए, क्या वह महान शासक था। तो अब आपको क्या करना है कि प्रश्न के अंदर भी आपका हेडिंग छिपा होता है, प्रश्न के बाहर हेडिंग नहीं होता है, प्रश्न के अंदर ही आपका हेडिंग छुपा होता है, बस उसको 2 से 3 बार पढ़ने की जरूरत होती है। तो अब आप क्या कीजिए कि प्रश्न को 2 से 3 बार पढ़िए। 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपके अंदर जो हेडिंग है प्रश्न के अंदर से ही निकल जाएगा। तो इसके अंदर से सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको हेडिंग कैसे बनाना है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले हेडिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको प्रश्न को 2 से 3 बार पढ़ना है और ये देखना है कि उसमें क्या क्या पूछ रहा है। अब जैसे इस प्रश्न के अंदर क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न के अंदर पूछ रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन, यानी कि सबसे पहले तो ये प्रारंभिक जीवन पूछ रहा है कि प्रारंभिक जीवन कैसा था। उसके बाद पूछ रहा है उनकी कृतियाँ पूछ रहा है कि उन्होंने क्या क्या किया। उसके बाद उनका वर्णन करने के लिए पूछ रहा है, और फिर वो बोल रहा है कि क्या वो महान शासक था, यानी कि वो पूछना चाहता है कि वो महान शासक था कि नहीं था, इसके बारे में भी वर्णन करने के लिए बोल रहा है। तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे हेडिंग कैसे बनाना है ये समझिए। हेडिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहला हेडिंग आपका बन जाएगा इसमें कि चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन काल, यानी कि जो प्रश्न के अंदर पूछ रहा है वही आपका हेडिंग हुआ। आपको इधर उधर व्यर्थ की बातें नहीं सोचना है और ना ये सोचना है कि मैं हेडिंग कैसे बनाऊँ। आपको बस क्या करना है, आपको प्रश्न को 2 से 3 बार पढ़ना है और उसमें जो प्रश्न है उसी के अंदर आपका हेडिंग छुपा होता है। जैसे पहला प्रश्न है
पहला हेडिंग है आपका कि चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन काल, क्योंकि इसमें प्रारंभिक जीवन के बारे में पूछ रहा है, तो जो पूछ रहा है उसी के अनुसार आप हेडिंग बना दीजिए प्रश्न से मिला के। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य है तो सबसे पहले आप चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पे लिख दीजिए और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन काल, ये आपका पहला हेडिंग बन गया। उसी तरीके से आपका दूसरा हेडिंग है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रारंभिक जीवन, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि प्रारंभिक जीवन के बारे में उल्लेख करना है, वर्णन करना है। तो सबसे पहला हेडिंग हो गया हमारा चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन काल, उसके बाद दूसरा हेडिंग हो गया हमारा चंद्रगुप्त मौर्य का प्रारंभिक जीवन, और उसके बाद तीसरा हेडिंग हम बना देंगे चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की प्रमुख घटनाएं, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन तथा उसकी कृतियों का वर्णन कीजिए। कृतियों का मतलब क्या होता है, जो भी कार्य किए हैं, जो भी घटनाएं घटित हुई है उसके बारे में आपको वर्णन करना है। तो यहाँ पे सबसे पहला हेडिंग हो गया आपका चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन काल, दूसरा हो गया आपका चंद्रगुप्त मौर्य का प्रारंभिक जीवन, तीसरा हो गया आपका चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की प्रमुख घटनाएं। यहाँ पे प्रमुख घटनाएं की जगह पे आप प्रमुख कृतियां भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे चौथा हेडिंग आप बना देंगे चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कि उसकी कृतियों का वर्णन कीजिए, क्या वो महान शासक था, तो हम यहाँ पे बिल्कुल लिख सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था, जो भी राज्य विस्तार था, वो कि कहाँ से कहाँ तक था, इसके बारे में हम लिख सकते हैं हेडिंग बना के। उसके बाद दोस्तों अगला हेडिंग आप लिख सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की प्रमुख उपलब्धियाँ, यानी कि यहाँ पे खुद कह रहा है कि उसका वर्णन कीजिए, क्या वो महान शासक था, उसकी कृतियों का वर्णन करने के लिए बोल रहा है। तो जब उसकी कृतियों का वर्णन करने के लिए बोल रहा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम उसकी उपलब्धियों के बारे में भी लिखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य की प्रमुख उपलब्धियाँ क्या थी। बस आपको चंद्रगुप्त मौर्य जो प्रश्न में दिया है, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो प्रश्न में दिया है उसको लिखना है और इसी में मिला के आपको बना के लिखना है चंद्रगुप्त मौर्य की प्रमुख उपलब्धियाँ। बस यहाँ से बना के लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई आपका नंबर नहीं काटेगा। उसके बाद अगला हेडिंग आप बना देंगे चंद्रगुप्त मौर्य की महानता एवं उदारता, क्योंकि उसके जीवन के बारे में वर्णन करने के लिए बोला जा रहा है। और उसके बाद अगला हेडिंग आप बना सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की आलोचना, यानी कि आलोचना आप कर सकते हैं अपने मन से, और उसके बाद लास्ट में आप उसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यानी अपने मत अपने विचार यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों किसी भी प्रश्न का उत्तर आप क्या कीजिए कि प्रश्न में जो भी प्रश्न दिया हुआ है, उस प्रश्न में जो भी पूछा जा रहा है उससे मिला जुला के आप जो भी हेडिंग लिखेंगे दोस्तों वो हेडिंग आपका मान्य होगा। और इस तरीके से अगर आप हेडिंग बना के लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पे कितना हेडिंग आपका बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हेडिंग आपका इसमें बन गया। यानी कि एक प्रश्न के अंदर अगर मान लीजिए कि ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और इसके अंदर अगर आप 8 हेडिंग बना के लिख दिए तो दोस्तों आपका नंबर नहीं कटेगा, बल्कि आपका नंबर अच्छा खासा मिलेगा। उसके बाद मान लीजिए दोस्तों एक और प्रश्न मैं आपको लेता हूँ बताने के लिए कि आपको जो हेडिंग होता है कैसे बनाया जाता है। तो दूसरा प्रश्न यहाँ पे ले लिया मैं कि मराठा साम्राज्य के प्रसार में शिवाजी की योग्यता एवं योगदान का मूल्यांकन कीजिए। अब यहाँ पे आपके सामने दूसरा प्रश्न आ गया। अब ये दूसरा प्रश्न थोड़ा अलग टाइप का है, मराठा साम्राज्य के प्रसार में शिवाजी की योग्यता एवं योगदान का मूल्यांकन कीजिए। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि मराठा साम्राज्य के प्रसार में शिवाजी की योग्यता और योगदान का मूल्यांकन करने, यानी कि जो मराठा साम्राज्य है उसका प्रसार में शिवाजी की क्या योग्यता, यानी शिवाजी ने उस साम्राज्य का प्रसार कैसे किया, उनकी योग्यता क्या थी और उसके बाद उनका योगदान क्या, उसका मूल्यांकन करने के लिए बोल रहा है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम हेडिंग बनाएंगे शिवाजी का जीवन परिचय, क्योंकि शिवाजी के बारे में हम पहले लिखेंगे तभी तो उसके बारे में मूल्यांकन करेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग बनाएंगे शिवाजी का जीवन परिचय। दोस्तों देखिए अगर आपको हेडिंग बनाने नहीं आता है तो एक टिप आप हमेशा याद रखिएगा, एक ट्रिक याद रखिएगा कि प्रश्न में जिस राजा का या जिस प्रजा का जो भी पूछा है उसका आप सबसे पहले लिख दीजिए। जैसे शिवाजी है तो यहाँ पे आप लिखिए शिवाजी का, तो शिवाजी का जीवन परिचय, यहाँ पे जीवन परिचय आप अलग से जोड़ दीजिए। जैसे यहाँ पे जीवन परिचय है, ध्यान दीजिए यहाँ पे जीवन परिचय है तो जीवन परिचय को आप अलग से जोड़ दीजिए और शिवाजी का यहाँ पे रहने दीजिए, प्रश्न में जो पूछ रहा है शिवाजी। अगर आप इस तरीके से हेडिंग लिखेंगे तो आपका हेडिंग जो है मान्य होगा और आपका नंबर भी नहीं कटेगा। तो आप यहाँ पे लिख दिए शिवाजी का जीवन परिचय। उसके बाद दूसरा हेडिंग आप बना दिए शिवाजी का शासनकाल एवं साम्राज्य, क्योंकि इसके अंदर पूछा गया है कि मराठा साम्राज्य के प्रसार में शिवाजी की योग्यता एवं योगदान का मूल्यांकन कीजिए। तो हम यहाँ पे बिल्कुल लिख सकते हैं शिवाजी का शासनकाल एवं साम्राज्य, यानी शिवाजी के शासनकाल कब से कब तक था और उनके साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक था, इसके बारे में हम लिख सकते हैं। उसके बाद तीसरा हेडिंग हम बना देंगे कि शिवाजी की योग्यता एवं योगदान। पूछा गया कि शिवाजी की योग्यता क्या थी, योगदान क्या था, तो आप इस प्रश्न के अंदर ही हेडिंग आपका दिया हुआ है कि शिवाजी की योग्यता, यहाँ से देखिए शिवाजी की योग्यता एवं योगदान दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, तो शिवाजी की योग्यता एवं योगदान इसके अंदर हेडिंग बना दीजिए, शिवाजी की योग्यता एवं योगदान आपका हेडिंग हो गया। उसके बाद अगला हेडिंग आप बना दीजिए मराठा साम्राज्य का प्रसार एवं विस्तार। मराठा साम्राज्य का प्रसार कहाँ से कहाँ तक था और इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, क्योंकि हम इसका मूल्यांकन कर रहे हैं। प्रश्न के अंदर साफ साफ दिया हुआ है कि मराठा साम्राज्य के प्रसार में शिवाजी की योग्यता एवं योगदान का मूल्यांकन कीजिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मराठा साम्राज्य का प्रसार एवं विस्तार। उसके बाद अगला हेडिंग बना सकते हैं शिवाजी के प्रमुख उपलब्धियां, क्योंकि इसके बारे में लिख रहा है कि उसका मूल्यांकन कीजिए, शिवाजी की योग्यता के बारे में लिखिए, योगदान के बारे में लिखिए। तो हम यहाँ पे शिवाजी की जो भी प्रमुख उपलब्धियां हैं उसके बारे में हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि शिवाजी के प्रमुख उपलब्धियां क्या थी। उसके बाद लास्ट में हम निष्कर्ष लिख सकते हैं और निष्कर्ष कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप इसमें देखिए तो ये
2 3 4 5 6, यहाँ पे आपका 6 जो है हेडिंग बन गया, यानी 6 हेडिंग आप लिख सकते हैं इसमें बना के, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों जो भी आपको प्रश्न आपके सामने जो भी आता है उसका हेडिंग आपको इस तरीके से बनाना है कि प्रश्न में जो भी दिया हुआ है उस प्रश्न से मिला जुला के आपको हेडिंग बना के लिखना है। क्योंकि अगर आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर जो है अगर उसके अंदर आप 7 से 8 हेडिंग या 6 हेडिंग लिख दिए तो आपका नंबर नहीं कटेगा, बल्कि आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो ये तो क्लियर हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर लीजिए कि जो भी आप उत्तर लिख रहे हैं अपने कॉपी के अंदर साफ सुथरा अच्छे से लिखें। दोस्तों देखिए, अगर आपको ज़्यादा नंबर पाना है या अच्छा नंबर पाना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो भी लिख रहे हैं उसके अंदर साफ सुथरा लिखिए और अच्छे से लिखिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि अगर शब्द गलत हो जाए तो हाईलाइट ना करें, उसे छोड़ दें। दोस्तों देखिए, अगर मान लीजिए कोई शब्द लिख रहे हैं, जैसे उत्तर लिख रहे हैं आप, उत्तर लिखते समय कोई शब्द गलत हो गया तो उसको क्या कीजिए कि उसको गलत हो गया तो उसको छोड़ दीजिए, ज़्यादा काट पीट मत कीजिए। क्योंकि अगर आप काट पीट करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। आपको काट पीट नहीं करना है, आपको छोड़ देना है और उसको हाईलाइट भी नहीं करना है, वरना आपका जो एग्जामिनर कॉपी चेक करने वाला होता है अगर उसको दिखेगा तो आपका नंबर काटेगा। इसीलिए जो भी शब्द गलत हो जाए उसको छोड़ दीजिए, उसको हाईलाइट मत करिए। और जो तीसरा पॉइंट है इसको ध्यान दीजिए, सभी प्रश्न हल करना। दोस्तों कि आपको किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। उस प्रश्न का आप उत्तर बना बना के लिखिए, लेकिन उस प्रश्न को छोड़ना नहीं है। क्योंकि अगर आप प्रश्न छोड़ेंगे तो वैसे ही आप पढ़ाई लिखाई नहीं किए हैं, अगर आप प्रश्न छोड़ देंगे तो और आपका नंबर कट जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको सभी प्रश्नों को हल करना है और कॉपी में साफ सुथरा लिखना है, अच्छे से लिखना है। क्योंकि देखिए, जो एग्जामिनर कॉपी चेक करने वाले होते हैं उनको ये पता नहीं होता है कि आप कितना पढ़े हैं कितना नहीं पढ़े हैं। ये तो आपको पता है कि आप कितना पढ़े हैं कितना नहीं पढ़े हैं। बस उनको क्या होता है कि उनके पास जो कॉपी जाता है, क्योंकि उनके पास एक पढ़े लिखे लड़के का भी कॉपी जाता है, एक अनपढ़ लड़के का भी कॉपी जाता है, एक कम पढ़े लिखे लड़के का भी कॉपी जाता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि उनके पास जो भी कॉपी जाना चाहिए उसमें आप अच्छे तरीके से अगर आप लिखे रहेंगे, आपकी कॉपी के अंदर साफ सुथरा लिखे रहेंगे और शब्द गलत हो जाएगा और उसको हाईलाइट नहीं करेंगे तो, और सभी प्रश्न अगर हल कर लेंगे तो आपका नंबर दोस्तों पूरा आएगा, आपको नंबर कोई नहीं काटेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। और परीक्षा में दोस्तों कभी भी टेंशन लेके मत लिखिएगा। परीक्षा के अंदर आप बिंदास होकर लिखिए। आपको जो प्रश्न आ रहा है उस प्रश्न से संबंधित आपको जो उत्तर आ रहा है उस प्रश्न को लिख डालिए। बस आपको एक बात ध्यान रखना है, मैं पहले जो आपको पॉइंट बता दिया उसको याद रखिएगा कि आपको पूरा कॉपी भरना है। बस इस बात को आप ध्यान रखिएगा, आपको पूरा कॉपी भरना है। कॉपी कैसे भरना है इसको बता दें कि आपको इस तरीके से हेडिंग बनाना है। मैं जो आपको बता दिया कि जो प्रश्न के अंदर दिया हुआ है उसी प्रश्न से संबंधित आपको पूरा हेडिंग बनाना है। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंदर आपको 7 से 8 हेडिंग, 6 कम से कम 6 या 5 हेडिंग आपको बना के लिखना है। अगर आप इस तरीके से लिख दिए और अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो मैं गारंटी देता हूं कि कम से कम 35 से 40 नंबर आपको मिल जाएगा 100 नंबर में से। क्योंकि एक वीडियो इससे पहले जो मैं बताया था कि बीए परीक्षा में बिना पढ़े पास होने का तरीका क्या है, उसमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने कुछ भी तैयारी नहीं किया था, लेकिन उनका 100 में से 35 नंबर, 40 नंबर, 45 नंबर आया था। तो इस वीडियो को देखने वाले से मेरा रिक्वेस्ट है कि मैं जिस तरीके से बताया हूँ उस तरीके से आप लिखिए, कॉपी को पूरा भरिए और जो भी आप लिखिए अच्छे तरीके से साफ सुथरा लिखिए, आपका पूरा नंबर आएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।